हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए के बारे में जानेंगे। यह क्लास 11th चैप्टर का है। क्लास 11 चैप्टर का है सेल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में 0.05 सेकंड का टाइम लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। आपको यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। क्या होता है, न्यूक्लियस की खोज करता है। बात करते हैं न्यूक्लियस के खोजकर्ता के बारे में। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इनकी अवधारणा क्या थे? रॉबर्ट ब्राउन ने पौधे की कोशिकाओं में एक गोलाकार घनी संरचना की पहचान की। रॉबर्ट ब्राउन ने पौधे की कोशिका में एक गोलाकार घनी संरचना की पहचान की। इनका नामकरण कैसे पड़ा? इन्होंने इसे न्यूक्लियस नाम दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने इसे न्यूक्लियस नाम दिया, जिसका अर्थ होता है केंद्र या मूल संरचना। केंद्र या मूल संरचना के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन का अवलोकन। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्वेशन क्या किया, इसके बारे में हम जानेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने स्कॉटिश वनस्पति शास्त्र बॉटनिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन जो थे एक स्कॉटिश वनस्पति शास्त्र बॉटनिस्ट थे। उन्होंने ऑर्किड पौधों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने कोशिकाओं में एक सघन और गोलाकार भाग देखा जो हर कोशिका के समान रूप में उपस्थित था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर बताया गया है कि जो केंद्रक होते हैं न्यूक्लियस में शुष्क भार ड्राई वेट के आधार पर कई रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन 70% पाया जाता है, फास्फोलिपिड 3 से 5% पाया जाता है। डीएनए जो होता है वह 10% होता है और जो आरएनए होता है वह 2 से 3% उपस्थित होता है। आरएनए 2 से 3% होता है, डीएनए 10% होता है और फास्फोलिपिड 3 से 5% होता है। और जो प्रोटीन इसमें पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है जो कि 70% पाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के भाग के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस के 4 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया न्यूक्लियर झिल्ली, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 न्यूक्लियस का आकार, न्यूक्लियर शेप। और नंबर 3 न्यूक्लियोलस। नंबर 4 क्रोमैटिन थ्रेड। ये 4 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियर झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है यह केंद्रक को घेरने वाली दोहरी परत होती है। जो केंद्रक होता है केंद्रक को घेरने वाली दोहरी परत होती है जो न्यूक्लियस को कोशिका के बाकी भागों से अलग करती है। आगे हम बात करते हैं इस झिल्ली पर न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। इस झिल्ली पर न्यूक्लियर पोर्स होता है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच विभिन्न पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं। यह पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर झिल्ली मुख्यतः फास्फोलिपिड डबल लेयर की बनी होती है। इसमें कहा गया है जो न्यूक्लियर झिल्ली होती है मुख्यतः फास्फोलिपिड डबल लेयर से बनी होती है।
इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियर झिल्ली में 2 परतें होती हैं। जो न्यूक्लियर झिल्ली होती हैं इसमें 2 परतें पाई जाती हैं, एक बाहरी और आंतरिक झिल्ली। एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं न्यूक्लियर झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियर झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर आकार। न्यूक्लियर का आकार कैसे होता है? इनका शेप क्या है? न्यूक्लियर का जो शेप होता है, न्यूक्लियस का आकार आमतौर पर गोल या अंडाकार होता है। न्यूक्लियस का आकार जो होता है आमतौर पर गोल या अंडाकार होता है, लेकिन यह कोशिका के प्रकार और स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकता है। जो कोशिका के प्रकार होते हैं और जो उनकी स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार उस स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस का आकार अनियमित होता है। श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो न्यूक्लियस का आकार होता है वह अनियमित होता है। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस का आकार उसकी कोशिका के जो न्यूक्लियस का आकार होता है न्यूक्लियस का आकार उसकी कोशिका के कार्यों और आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है। जो न्यूक्लियस का आकार होता है उसकी कोशिका के कार्यों की आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? यह न्यूक्लियोलस के अंदर स्थित घना क्षेत्र होता है। यह न्यूक्लियोलस के अंदर स्थित घना क्षेत्र होता है जिसमें मुख्यतः आरएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य राइबोसोम के आरएनए का निर्माण करना और राइबोसोम का निर्माण करना है। जो न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम के आरएनए का निर्माण करना और राइबोसोम का निर्माण करना होता है। इसका मुख्य काम होता है। तो आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की संख्या क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोलस की जो संख्या होती है न्यूक्लियोलस की संख्या कोशिका की सक्रियता और कार्य के आधार पर बदल सकती है। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं। कह रहा है कि जो न्यूक्लियोलस होते हैं न्यूक्लियोलस की संख्या जो होती है कोशिका की सक्रियता और कार्य के आधार पर बदल सकती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं, इसमें पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड का काम क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड कह रहा है कि यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना एक जाल होता है। जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है यह हिस्टोन प्रोटीन का बना एक जाल होता है जो न्यूक्लियस में फैला रहता है। क्रोमैटिन में आनुवंशिक जानकारी होती है। जो क्रोमैटिन होती है इसमें आनुवंशिक जानकारी होती है जो कोशिका के विकास और कार्यों को नियंत्रित करने में हेल्प करती है। आगे कहा गया है कि जब कोशिका विभाजित होती है तब यह क्रोमैटिन थ्रेड संघनित होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करती हैं। क्रोमैटिन जो होती है एक जाल के रूप में इसी प्रकार से गोला आकार के रूप में घिरे रहती हैं। एक जाल के रूप में बनी रहती हैं। एक जाल के रूप में फैला रहता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसको न्यूक्लिक अम्ल फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज 1869 में स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को कोशिका के नाभिक न्यूक्लियस से अलग किया। जो स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर वैज्ञानिक थे महोदय जी, सबसे पहले कहाँ पर इन्होंने देखा कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को कोशिका के नाभिक से न्यूक्लियस से अलग किया। उन्होंने इसे न्यूक्लियन नाम दिया जो बाद में डीएनए के रूप में पहचाना गया।
इन्होंने इसे डीऑक्सीराइबो के न्यूक्लियस में अलग किया था और बाद में इसे न्यूक्लियन नाम दिया, लेकिन बाद में इसे जो है डीएनए के रूप में पहचाना गया। आगे हम बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होता है यह एक जैविक अणु है। क्या? न्यूक्लिक एसिड एक जैविक अणु है जो जीवन के सभी रूपों में पाया जाता है। यह कोशिकाओं के लिए आनुवंशिक जानकारी का भंडारण और प्रसारण करता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रमुख प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, नंबर 2 राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं आगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का काम क्या है? डीएनए जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। क्या? जो डीएनए होता है जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और प्रसारित करता है। कोशिका के नाभिक न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसके द्वारा जो जीवों को जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों में स्थित जीन का निर्माण होता है। यही इसका डीएनए का यही काम होता है। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेजर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। मेजर ग्रुप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेजर ग्रुप। यहाँ पर माइनर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जहाँ पर इसका ट्रायंगुलर मोड है। ये बेस होते हैं, दो बेस पेयरों के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द बिटवीन द बेसेस, जो इसमें बेस लगे हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड और बिटवीन द बेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डीएनए पेयर्स की संख्या उपस्थित होती है। यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिनों की संख्या एक स्ट्रक्चर के रूप में दर्शाया गया है, जो कि इसका फार्मूला है। अब हम आगे बात करते हैं डीएनए की खोज। डीएनए की खोज कौन किया था? डीएनए की खोज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए की संरचना का महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया था। इस खोज के लिए महत्वपूर्ण था। क्या? इस खोज के लिए यह महत्वपूर्ण था ना। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो था कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए की संरचना का महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया था, जो इस खोज के लिए महत्वपूर्ण था। अब हम आगे बात करते हैं डीएनए का आकार। क्या? डीएनए का आकार का काम क्या है? डबल हेलिक्स का व्यास, डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स। क्या? डीएनए का आकार डबल हेलिक्स का व्यास, डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स है। डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। जो डीएनए का डबल हेलिक्स व्यास का जो व्यास होता है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यह डीएनए का फिगर है। यहाँ फास्फेट बैकबोन, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं बना हुआ है, इसे फास्फेट का बैकबोन के नाम से जाना जाता है। फास्फेट के बैकबोन के नाम से जाना जाता है। गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन यहाँ पर चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, इनकी क्या लेंथ क्या होती है, मेजर ग्रुप से लेकर और यहाँ पर तक बेसिस तक इनके बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर होता है। और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल इतना मुड़ रहा है, इसकी जो लंबाई होती है 0.34 नैनोमीटर होती है। इन दोनों बेस पेयर के डबल स्टैंडर्ड बेस पेयर की बीच की दूरी 20 नैनोमीटर होता है। आगे हम बात करते हैं डीएनए का एक पूरा मोड़ लगभग 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए का जो एक पूरा मोड़ होता है वह लगभग 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए का जो एक पूरा मोड़ होता है लगभग 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, लंबा होता है। और इसमें
लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। इसमें लगभग 10 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच की दूरी लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इन्हें हम आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। डीएनए की संरचना जो होती है डबल हेलिक्स जैसी होती है। डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स जैसी होती है, जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाओं से बनी होती है, जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बांड के माध्यम से जुड़ा रहता है। इसका मुख्य घटक होते हैं, जो हाइड्रोजन बांड के माध्यम से जुड़ा रहता है। इसके दो मुख्य घटक उपस्थित होते हैं। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का काम क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स ना, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की संरचना का बुनियादी इकाई है। डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो डीएनए की संरचना का बुनियादी इकाई है, जो 3 भागों से मिलकर बनता है। नंबर 1 फास्फेट समूह, नंबर 2 शर्करा शुगर। शर्करा शुगर में कहा गया है डीएनए में जो शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, क्या है? इसमें डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है नाइट्रोजन युक्त बेस से। तीसरा हो गया, और ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या ये 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। यहाँ पर नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 थायमिन, नंबर 3 गुआनिन, नंबर 4 साइटोसिन। अब एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन जो होता है इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं, यह बेस जो होता है एक दूसरे के साथ डीएनए की संरचना इस प्रकार से जोड़ता है। यह जो बेस पेयर होता है एक दूसरे के साथ डीएनए की जो संरचना होता है कुछ इस प्रकार से जोड़ता है। एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ जुड़ता है, गुआनिन जो होता है साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन बनता है। आगे हम बात करते हैं चारगाफ्स का नियम, रूल ऑफ चारगाफ्स। चारगाफ्स का रूल क्या है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चारगाफ का रूल क्या है। खोज एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ ने 1949 में की थी। यह नियम डीएनए के नाइट्रोजन युक्त बेस पेयरिंग की संरचना से संबंधित है। चारगाफ के नियम का मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच का अनुपात बराबर होता है। क्या एडेनिन और थायमिन के जो अनुपात के बीच का अनुपात होता है बराबर होता है, यानी ए बराबर टी। इनके बीच का अनुपात ए बराबर टी यानी बराबर होता है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, गुआनिन और जो साइटोसिन होता है इनके भी बीच का अनुपात, गुआनिन और साइटोसिन जो होता है इनके बीच का अनुपात बराबर होता है, जी बराबर सी। ये दोनों आपस में बराबर हैं। चारगाफ का थर्ड रूल क्या कहता है, चारगाफ के नियम के अनुसार किसी भी जीव के डीएनए में, किसी भी जीव का जो डीएनए होता है उसको ए प्लस जी एडेनिन और प्लस गुआनिन, प्यूरिन जो होता है उसका कुल अनुपात है थायमिन और साइटोसिन जो होता है पायरिमिडीन के बराबर होता है। थायमिन और साइटोसिन जो होता है इसके पायरिमिडीन के बराबर होता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है। क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तिगत डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए किया जाता है। क्या डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तिगत डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति में डीएनए में विशिष्ट आनुवंशिक जानकारी का पता लगाने का तरीका है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, सिवाय समान जुड़वा बच्चे के। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है यह किस काम में आता है, जैसे अपराधी चोरी करता है, कहीं बलात्कार करता है या किसी को जान से मार देता है, चोरी छिनैती, या इस तकनीक के लिए इसका उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति की प्रोफाइल बनाने के लिए और उसकी जांच करने के लिए किया जा सकता है कि वह व्यक्ति शामिल है कि नहीं शामिल है। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उन जुड़वा बच्चे को छोड़कर सभी पर यह लागू होता है। अब हम आगे बात करते हैं
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक इमेज है, किस प्रकार से यह काम करता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सैंपल कलेक्टेड ऑफ सस्पेक्ट, जिस पर आप संदेह है उसका सस्पेक्ट कलेक्ट किया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है, सैंपल लिए जाने के बाद यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। सस्पेक्ट 1 क्या है, सस्पेक्ट 2 क्या है, सस्पेक्ट 3 क्या है, इस प्रकार से इसका किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्राइम सीन्स ऑफ द सैंपल, जहाँ पर घटना घटी हुई है, वहाँ पर इसका सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद लोकस 1, लोकस 2, लोकस 3, सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 और सस्पेक्ट 3 लेने के बाद इसका ग्रीन और ब्लू इस प्रकार से इसका डायग्नोस्टिक किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं आवश्यकता, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम जानते हैं। इसकी ज़रूरत पितृत्व परीक्षण के लिए, आपराधिक मामले जैसे हत्या बलात्कार के लिए, जैविक रिश्तों की पहचान के लिए और आनुवंशिक परीक्षण जैसे बीमारी की पहचान करने के लिए, जीवों के जैविक विविधता और संरक्षण में मदद के लिए, इन सब का परीक्षण करने के लिए इन सब की ज़रूरत थी। इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, जिससे भी कि कोई अपराधी अपराध ना कर सके, और अपराधी अगर अपराध करता है तो उसकी जांच आसानी से हो सके कि अपराधी कौन है। आगे हम बात करते हैं प्रक्रिया, प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से यह किस प्रोसीजर के माध्यम से यह होता है। प्रोसीजर है कि डीएनए का संग्रहण, सबसे पहले डीएनए का संग्रहण किया जाता है। डीएनए जो होता है फिंगरप्रिंटिंग के लिए रक्त, बाल, लार या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से डीएनए लिया जाता है। कहा गया है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए होता है रक्त, लार या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से डीएनए लिया जाता है। डीएनए का पृथक्करण, इसका अलगाव किस प्रकार से किया जाता है। डीएनए को सबसे पहले शुद्ध किया जाता है और रिजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। क्या, सबसे पहले शुद्ध किया जाता है, फिर रिजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। और इसमें आगे की क्या प्रक्रिया है, संपादन, एम्प्लीफिकेशन करना। एम्प्लीफिकेशन का मुख्य कार्य क्या है, विशिष्ट डीएनए अनुक्रम का चयन कर उसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा बढ़ाया जाता है। पीसीआर का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका रिजल्ट किस प्रकार से, इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। बढ़ाए गए डीएनए के अनुक्रमों का विश्लेषण करके डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति का अनूठा फिंगरप्रिंटिंग होता है। जब व्यक्ति के अनुक्रमों का विश्लेषण किया जाता है, डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उन सभी प्रत्येक व्यक्ति का अंगूठा का फिंगरप्रिंटिंग लिया जाता है। इस प्रकार से इनका विश्लेषण होता है। आगे हम बात करते हैं मुख्य तकनीकों का उपयोग। मुख्य तकनीक क्या क्या होते हैं, टेक्निक्स यूज्ड क्या क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, RFLP, RFLP इसके माध्यम से किया जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा हो गया पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीसरा हो गया शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, STRS। और चौथा हो गया साउथर्न ब्लॉटिंग। इन टेक्निक्स के माध्यम से इसकी जांच की जाती है। आगे हम बात करते हैं इनका उपयोग, एप्लीकेशन। इनका जो उपयोग होता है वह किस प्रकार से किया जाता है। पितृत्व परीक्षण, यह पहचानने के लिए कि क्या एक व्यक्ति किसी अन्य का जैविक पिता है कि नहीं। इसका परीक्षण इसलिए किया जाता है कि यह जानने के लिए कि क्या एक व्यक्ति किसी अन्य का जैविक पिता है या नहीं। आपराधिक जांच में क्या पता चलता है, अपराधी की पहचान के लिए डीएनए का मिलान से। क्या, अपराधी की पहचान के लिए, जैसे किसी अपराधी को पहचान करना है तो उसको डीएनए को मैच किया जाता है। अगर डीएनए मिल जाता है तो अपराधी वही है, अगर डीएनए मिसमैच हो गया तो अपराधी नहीं मिल पाता है।
तो मिसमैच हो गया। और तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि जैविक संबंधों का प्रमाण। जैविक संबंधों का प्रमाण क्या क्या है? जैसे कि पारिवारिक या जातीय संबंधों की पुष्टि करना। क्या? जैसे कि पारिवारिक या जातीय संबंधों का पुष्टि करना। मेडिकल और आनुवंशिक अध्ययन। क्या? आनुवंशिक विकारों और बीमारियों के अध्ययन में। क्या? आनुवंशिक विकारों और बीमारियों के अध्ययन में किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं सुरक्षा और गोपनीयता, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसका प्राइवेसी और सिक्योरिटी सुरक्षा रखना क्यों जरूरी है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के परिणाम। क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के परिणाम गोपनीय रहते हैं और इसका उपयोग केवल कानूनी और चिकित्सा उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो इसका उपयोग होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परिणाम को गोपनीय रखा जाता है और इसका उपयोग केवल कानूनी पेशदाव या चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के प्रकार। टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के प्रकार कौन कौन से होते हैं? डीएनए के विभिन्न प्रकार होते हैं जो उनके संरचनात्मक संगठन और कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित होते हैं: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी और जेड डीएनए। ये 5 टाइप्स के डीएनए होते हैं। अब हम इन 5 टाइप्स के डीएनए को आगे देखते हैं कि क्या प्रमुख भूमिका होती है, कहाँ से कैसे उपस्थित होते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कुंडलिन का व्यवस्था, डीएनए ऑफ टाइप्स ना। डीएनए टाइप्स दिया है, कुंडलिन व्यास व्यवस्था दिया है, हेलिक्स सेंस दिया है, कुंडलिन व्यास, हेलिकल डायमीटर क्या होता है, प्रत्येक घुमाव पर बेसों के जोड़ों की संख्या क्या होती है और बेसों के जोड़ों का झुकाव क्या होता है। यहाँ टाइप ए डीएनए दिया गया, राइट हैंडेड डीएनए होता है। इसका जो व्यास होता है 25 से 5 एंगस्ट्रॉम होता है और जिसमें प्रत्येक घुमाव में बेसों के जो जोड़े होते हैं 11 होते हैं और इसमें बेसों के जोड़ों का झुकाव 20 डिग्री होता है। बात करते हैं डीएनए टाइप बी के बारे में। यह भी राइट हैंडेड होता है। इसमें 23.7 एंगस्ट्रॉम का व्यास होता है। 10 जोड़े इसमें बेस पाए जाते हैं। 1 डिग्री इसमें घुमाव होता है। झुकाव इसमें 1 डिग्री होता है। अब टाइप सी के डीएनए के बारे में बात करते हैं। ये भी राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड डीएनए होता है। इसमें 19 एंगस्ट्रॉम का व्यास होता है और 9 बेस जोड़े पाए जाते हैं और 7.8 एंगस्ट्रॉम 7.8 जोड़े मतलब डिग्री का होता है, झुकाव होता है। और डीएनए टाइप डी के बारे में बात करते हैं। यह भी राइट हैंडेड होता है। इसमें जो व्यास होता है एब्सेंट होता है। जो प्रत्येक झुकावों की संख्या इसमें होती है वह 8 होता है और इसमें जो पेयर बनते बेसों का जो झुकाव होता है वो 16.7 डिग्री का बनता है। अब हम जेड डीएनए की बात करते हैं। यह लेफ्ट हैंडेड होता है। इसमें 18.4 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या? इसका जो व्यास होता है 18.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसमें जो प्रत्येक घुमाव होता है 12 होता है और इसमें जो बेसों के जोड़ों का झुकाव जो होता है 9 डिग्री का होता है। इस चार्ट के माध्यम से आप सब आसानी से इसे समझ गए होंगे। इनका झुकाव क्या होता है, बेसों की संख्या क्या होता है, कुंडलिन व्यास क्या होता है, कुंडलिन व्यवस्था किस प्रकार से होता है और डीएनए टाइप से। 5 प्रकार के डीएनए टाइप्स होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। आरएनए का काम क्या है? आरएनए जो होता है, आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। जो आरएनए होता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। आरएनए एकल स्ट्रैंडेड होता है और यह कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और यह कोशिका के विभिन्न हिस्सों में उपस्थित होता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आरएनए और डीएनए। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। आरएनए जो होता है डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और जो
और जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें देख बेस पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियो बेस उपस्थित होता है। हेलिक्स ऑफ द शुगर फास्फेट्स उपस्थित हैं। न्यूक्लियो बेस ऑफ द आरएनए यूरोसिल क्या यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है। साइटोसिन गुआनिन एडेनिन और यूरोसिल। और इसमें साइटोसिन गुआनिन एडेनिन और थायमिन ये 4 पाए जाते हैं। इसमें 4 पाए जाते हैं, इसमें से एक एब्सेंट है। अब हम आगे बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। इनका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना के बारे में। आरएनए एकल स्टैंडर्ड होता है। यह न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। जो आरएनए होता है यह न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, जिसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। इसमें 3 प्रमुख घटक पाए जाते हैं। 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उनको आगे देखते हैं। राइबोस शर्करा क्या होता है, इसमें राइबोस शर्करा क्या होता है, आरएनए में उपस्थित होता है। क्या राइबोस शर्करा जो होता है आरएनए में उपस्थित शर्करा है। फास्फेट ग्रुप जो होता है यह न्यूक्लियोटाइड की संरचना का हिस्सा होता है। यह न्यूक्लियोटाइड की संरचना का हिस्सा होता है। नंबर 3 में कहा गया है कि नाइट्रोजन युक्त बेस। नाइट्रोजन जो बेस होते हैं आरएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं। क्या आरएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं। आगे हम बात करते हैं अब 4 प्रकार के बेस इसमें कौन कौन से उपस्थित हैं। यहाँ पर देखिए एडेनिन, यूरोसिल, गुआनिन और साइटोसिन। थायमिन की जगह इसमें यूरोसिल उपस्थित होता है। एडेनिन, यूरोसिल, गुआनिन और साइटोसिन ये 4 प्रकार के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के प्रकार। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए mRNA। यह डीएनए की जानकारी लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2 टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए इसको कहते हैं। यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन निर्माण होता है। यह जो है यह अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन निर्माण होता है। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 3 आरएनए क्या होता है। राइबोसोमल आरएनए यह राइबोसोम का मुख्य घटक है। क्या यह राइबोसोम का मुख्य घटक है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। नंबर 1 फार्मूला क्या है। आरएनए का सामान्य फार्मूला निम्नलिखित है। C5H10O5 टेकन ट्वाइस N। C5H10O5 टेकन ट्वाइस N। N जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या को दर्शाता है। जहां N जो है न्यूक्लियोटाइड की संख्या को दर्शाता है कि न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है। अब हम आगे बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। इनका कार्य क्या है। इनका कार्य आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य भूमिका निभाता है। जो आरएनए होता है प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य भूमिका निभाता है। और पॉइंट नंबर 2 में यह आनुवंशिक जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। इसका कार्य जो होता है वह आनुवंशिक जानकारी डीएनए से राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है। वहां से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया शामिल होती है। जब ये वहां ले जाता है वहां से यह प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया शामिल होता है। इसका यह मुख्य कार्य है। आगे हम बात करते हैं आरएनए बेसिस। आरएनए यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए बेस हो गया आरएनए और डीएनए ना, आरएनए और डीएनए। एडेनिन जो है एडेनिन आरएनए में एडेनिन उपस्थित है और डीएनए में भी प्रेजेंट है। यूरोसिल जो होता है आरएनए में प्रेजेंट है लेकिन डीएनए में एब्सेंट है। थायमिन जो होता है यह आरएनए में एब्सेंट है लेकिन डीएनए में प्रेजेंट है। गुआनिन जो होता है यह गुआनिन आरएनए में प्रेजेंट है, डीएनए में भी प्रेजेंट है। साइटोसिन जो होता है साइटोसिन आरएनए में भी है और डीएनए में भी प्रेजेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन एक आप देख लीजिए यहाँ के माध्यम से।
आरएनए में जो यूरोसिल होता है, यूरोसिल थायमिन की जगह लेता है। क्या? आरएनए में जो यूरोसिल होता है वह थायमिन की जगह लेता है। डीएनए में जो थायमिन और यूरोसिल का अंतर होता है, क्या? डीएनए में थायमिन और यूरोसिल का अंतर होता है, जबकि आरएनए में यूरोसिल होता है, जबकि आरएनए में यूरोसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, क्या? जबकि आरएनए में, देखिए आरएनए में यूरोसिल प्रेजेंट है ना, आरएनए में यूरोसिल प्रेजेंट है और डीएनए में थायमिन प्रेजेंट है। यही यहाँ पर बताया गया है। अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में 0.05 सेकंड का समय लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, आपको यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।